हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी का एक और इम्पोर्टेंट टाइप, जिसका नाम है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अब तक हमने क्रोमेटोग्राफी के 5 टाइप्स पढ़ चुके हैं। ये हमारा क्रोमेटोग्राफी का 6th टाइप है, जिसका नाम है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। क्या होता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, क्या मैकेनिज्म रहता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का, या क्या प्रिंसिपल रहता है, और ये जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है इसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह से होता है, इसके इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, और ये जो सेपरेशन हो रहा है या एनालिसिस हो रहा है कंपाउंड्स का, वो किस तरह से होता है, उसकी क्या प्रोसीजर्स रहती है और क्या एप्लीकेशंस रहते हैं, इन सारे टॉपिक्स पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। तो क्या होती है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी? तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि आयन एक्सचेंज, तो यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज होगा, यानी कि ये जो क्रोमेटोग्राफी होने वाली है इस क्रोमेटोग्राफी में आयंस रहेंगे और उन आयंस का एक्सचेंज होगा। किस तरह से आयंस का एक्सचेंज होगा, क्या मैकेनिज्म रहेगा आयन एक्सचेंज होने का, वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। यानी कि इस क्रोमेटोग्राफी में हम जिस कंपाउंड्स का सेपरेशन करेंगे या जिस कंपाउंड का हम एनालिसिस करेंगे, उन एनालिसिस में जो हमारा सैंपल रहेगा वो सैंपल कैसा रहेगा, वो सैंपल रहेगा आयोनिक या चार्ज मॉलिक्यूल्स या पोलर मॉलिक्यूल्स रहने वाले हैं। तो जनरली ये जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है, इसका हम इस टेक्निक्स का यूज जो हम करते हैं वो हम करते हैं चार्ज पार्टिकल्स या जो पोलर पार्टिकल्स या पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके एनालिसिस के लिए करते हैं। अब इसमें जो आयन एक्सचेंज, इसका नाम क्यों रखा गया, किस तरह से ये आयन एक्सचेंज होते हैं, यानी कि इसका प्रिंसिपल जो रहता है वो किस तरह से आधारित रहता है, तो उसकी पहले हम बात कर लेते हैं, फिर इसका इंस्ट्रूमेंटेशन समझते हैं, इसकी प्रोसीजर हम समझते हैं। तो ये जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी रहती है, इसमें हर क्रोमेटोग्राफी की तरह 2 फेज रहती है, एक मोबाइल फेज रहती है, एक स्टेशनरी फेज रहती है। और मोबाइल फेज इसमें क्या रहने वाली है, मोबाइल फेज लिक्विड रहने वाली है। जिस तरह से हमने HPLC पढ़ी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी पढ़ी, और उसमें जिस तरह का इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया था, लगभग आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में भी उसी तरह का इंस्ट्रूमेंट रहने वाला है। थोड़ा सा इसका प्रिंसिपल डिफरेंस है HPLC से, और 1-2 कंपोनेंट्स इसमें डिफरेंस हैं HPLC से। तो इसमें जो मोबाइल फेज रहने वाली है, मोबाइल फेज क्या रहने वाली है, आपकी लिक्विड रहने वाली है। इसके बाद में जो आपकी स्टेशनरी फेज यहाँ पर रहने वाली है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में, ये जनरली सॉलिड रहने वाली है। अब सॉलिड में भी इसमें किस तरह का कंपाउंड यूज करेंगे हम इसकी स्टेशनरी फेज में, उसकी भी बात हम करेंगे। तो इसका जो प्रिंसिपल रहता है वो आयन एक्सचेंज पर डिपेंड रहता है। यानी कि अगर हम एक सिंगल वर्ड में इसे कहें कि इसका प्रिंसिपल किस तरह से रहता है, तो इसका प्रिंसिपल रहता है, वो रहता है रिवर्सिबल आयोनिक इंटरेक्शन या रिवर्सिबल चार्ज इंटरेक्शन। रिवर्सिबल चार्ज इंटरेक्शन किस तरह से होता है वो आप देखिए कि मान लो आपके पास में कोई सैंपल है, आपके पास में कोई सैंपल है, और आपका सैंपल कैसा है, आपका सैंपल में जो मॉलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल्स हैं, वो कैसे हैं, वो पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल है या पोलर पार्टिकल्स रहते हैं। तो ये जो आपका सैंपल रहता है, इस सैंपल को आपकी जो मोबाइल फेज रहती है, वो मोबाइल फेज आपके जो कॉलम रहता है, यानी कि जो स्टेशनरी फेज होती है, उस स्टेशनरी फेज के अंदर रन करवाती है, उस स्टेशनरी फेज के अंदर माइग्रेट करता है आपका चार्ज पार्टिकल वाला सैंपल। किसकी मदद से करता है, आपके मोबाइल फेज की मदद से। मोबाइल फेज क्या रहती है, तो मोबाइल फेज जनरली लिक्विड रहती है, और अगर इसे हम और ज़्यादा समझें या और ज़्यादा मैं इसे एक्सप्लेन करूं, तो लिक्विड में भी इसमें एक बफर सॉल्यूशन रहता है आपकी मोबाइल फेज में। तो इस बफर सॉल्यूशन या इस मोबाइल फेज की मदद से जो आप सैंपल इंजेक्ट करोगे, जो कि कैसा सैंपल है, चार्ज पार्टिकल्स उस सैंपल में मौजूद है, तो वो चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे, इस स्टेशनरी फेज के अंदर माइग्रेट करेंगे। अब ये जो स्टेशनरी फेज रहती है, इस स्टेशनरी फेज यानी ये जो कॉलम रहता है कुछ इस तरह से रहता है, ये कॉलम रहता है, और इस कॉलम के अंदर इनसोल्यूबल मैट्रिक्स कोटेड रहता है। कैसा मैट्रिक्स कोटेड रहता है, इनसोल्यूबल मैट्रिक्स कोटेड रहता है। जनरली ये ऑर्गेनिक इनसोल्यूबल मैट्रिक्स रहता है। तो ये जो मैट्रिक्स रहता है, इस मैट्रिक्स में, ये जो इनसोल्यूबल मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं, जिन फंक्शनल ग्रुप से कुछ चार्ज पार्टिकल्स बाइंड रहते हैं। यानी कि इस इनसोल्यूबल मैट्रिक्स में कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप रहते हैं, जिन फंक्शनल ग्रुप से कुछ चार्ज पार्टिकल ऑलरेडी अटैच रहते हैं, ऑलरेडी बाइंड रहते हैं। ये चार्ज पार्टिकल कैटायंस भी हो सकते हैं, एनायंस भी हो सकते हैं। जिस तरह का हमें सैंपल का एनालिसिस करता है, उस आधार पर हम ये इनसोल्यूबल मैट्रिक्स लेते हैं, और ये जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं वो भी उसी के आधार पर होते हैं। ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये चार्ज पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, तो ये चार्ज पार्टिकल कहलाते हैं आयन एक्सचेंजर कहलाते हैं। अगर ये कैटायंस का एक्सचेंज करेंगे तो इन्हें हम बोलेंगे कैटायनिक आयन एक्सचेंजर। अगर ये एनायंस का एक्सचेंज करेंगे, कौन से एनायन, जो आपके चार्ज सिंपल से आ रहे हैं उनका, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, एनायन पार्टिकल एक्सचेंजर या एनायन चार्ज एक्सचेंजर।
ठीक है। तो क्या होता है जब आपका सैंपल इस कॉलम में या इस आपके स्टेशनरी फेस में माइग्रेट करता है, किसके थ्रू, आपकी मोबाइल फेस के थ्रू, तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं, ये चार्ज पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, ये पार्टिकल्स यहाँ से डिस्प्लेस हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं और उनकी जगह पर आपका जो सैंपल के जो चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं वो आ जाते हैं और आपके जो स्टेशनरी फेस के चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेस हुए थे वो आपके इल्यूट आउट हो जाते हैं और इस इल्यूट आउट पार्टिकल्स का हम हमारा जो डिटेक्टर रहता है उस डिटेक्टर में एनालिसिस कर लेते हैं। तो जनरल इसका प्रिंसिपल इतना सा होता है कि जो आपकी स्टेशनरी फेस होती है उस स्टेशनरी फेस में इनसोल्यूबल मैट्रिक्स होता है, उस इनसोल्यूबल मैट्रिक्स में ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिन पर कुछ चार्ज पार्टिकल्स अटैच रहते हैं, चार्ज पार्टिकल बाइंड रहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, और ये जो चार्ज पार्टिकल रहते हैं ये चार्ज पार्टिकल जो आपके सैंपल से आने वाले चार्ज पार्टिकल है उनसे रिप्लेस हो जाते हैं। अब उनका जो रिप्लेसमेंट हो रहा है या डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है इन चार्ज पार्टिकल्स का वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आपका जो सैंपल से जो चार्ज पार्टिकल आए उसकी आपका जो ये फंक्शनल ग्रुप था, आपका जो ये इनसोल्यूबल मैट्रिक्स था, इसके साथ कितनी एफिनिटी रहेगी। जितनी ज़्यादा एफिनिटी रहेगी वो पार्टिकल उतना जल्दी से इस फंक्शनल ग्रुप वाले चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस कर देगा। तो हमें इससे पता चल जाएगा कि हमारा जो सैंपल था उसमें जो चार्ज पार्टिकल्स मौजूद थे उसकी कंडक्टिविटी इतनी थी, उसका जो आयोनिक पोटेंशियल था वो कितना था। तो इस तरह से ये जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी रहती है इसका मैकेनिज्म वर्क करता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटेशन की कि किस तरह से इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, इंस्ट्रूमेंट में इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो होता है वो होती है इसकी मेल्टिंग मोबाइल फेस। मोबाइल फेस में जनरली हम क्या लेते हैं, मोबाइल फेस में हम लेते हैं इसमें हमारा बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन को हम सक्शन करने के लिए इसमें एक पंप लगा हुआ होता है। इस पंप की मदद से ये जो बफर सॉल्यूशन रहता है इस बफर सॉल्यूशन को सक्शन किया जाता है, खींचा जाता है पंप के द्वारा, और पंप के द्वारा ये जो बफर सॉल्यूशंस था या जो आपकी मोबाइल फेस थी इसे आगे मूव किया जाता है किसमें, इंजेक्टर में। इंजेक्टर में हमारा जो सैंपल रहता है उसे हम इंजेक्ट करते हैं। अब ये जो सैंपल इंजेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है डिफरेंट हो सकती है। जनरली ये जो इंजेक्टर से हम हमारा सैंपल इंजेक्ट कर रहे हैं इसमें ऑटोमेटिक टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा वही टेक्निक्स हमें यूज़ में आती है। अब इंजेक्टर से हमने जो सैंपल इंजेक्ट किया वो और जो हमारी मोबाइल फेस थी, जो हमारा बफर सॉल्यूशन था, वो एक दूसरे के साथ में मिक्स होते हैं। मिक्स होने के बाद में इस इंजेक्टर से इस कॉलम में ये सैंपल आगे, सैंपल और हमारी जो मोबाइल फेस थी वो आगे मूव कर दी जाती है। क्यों, किस तरह से मूव कर दी जाती है, तो जो हमारा जो पंप रहता है वो पंप प्रेशर के थ्रू इसे आगे भेजता है। कॉलम के अंदर जो पंप के द्वारा भेजा गया हमारी मोबाइल फेस है और सैंपल है उसका जो प्रेशर रहता है वो कितना रहता है, लगभग इसका प्रेशर रहता है 4000 psi। 4000 psi यानी कि 280 से लगभग 300 बार तक का प्रेशर होता है इस कॉलम के अंदर। अब इस कॉलम के अंदर हमारा क्या मौजूद है, इस कॉलम के अंदर हमारी स्टेशनरी फेस है। स्टेशनरी फेस में हमने क्या लिया था, इनसोल्यूबल मैट्रिक्स है जिसमें फंक्शनल ग्रुप से कुछ आयन एक्सचेंजर अटैच हैं। वो आयन एक्सचेंजर केटायन भी हो सकते हैं, एनायन भी हो सकते हैं। अब जो हमारे सैंपल में जो चार्ज पार्टिकल्स थे उन चार्ज पार्टिकल का अपनी अपनी एफिनिटी के अकॉर्डिंग बाइंड होंगे इस कॉलम के अंदर और वो डिफरेंट टाइम पर इल्यूट आउट होंगे, और उस इल्यूट आउट होने से पहले वो डिटेक्टर में जाएंगे। डिटेक्टर से जाने से पहले इसमें एक चीज और लगी रहती है जिसे हम बोलते हैं सस्प्रेशर। सस्प्रेशर का जनरली क्या काम होता है, सस्प्रेशर का काम ये होता है कि आपका जो सैंपल आया है, आपका जो इल्यूट आउट आया है, जो इल्यूट होके आया, इल्यूएंट आया है, उस इल्यूएंट में अदर कंडक्टिविटी जैसे कि आपकी मोबाइल फेस की कंडक्टिविटी अगर मौजूद है तो वो जो बैकग्राउंड की कंडक्टिविटी है उसे रिड्यूस करने का काम कौन करता है, सस्प्रेशर, ताकि हमें सिर्फ वही कंडक्टिविटी डिटेक्ट हो या वही कंडक्टिविटी का मेजरमेंट हो जो कि हमारे आयंस या हमारे जो सैंपल से आई हुई है। तो ये सस्प्रेशर का काम क्या होता है, जो बैकग्राउंड कंडक्टिविटी है उसे रिड्यूस करने का काम होता है। डिटेक्टर पर हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमारा जो सैंपल आया है उस सैंपल्स में जो आयंस थे उन आयंस की कंडक्टिविटी कितनी है, वो आयंस जो हमें मौजूद मिले हैं उन आयंस की एफिनिटी कितनी थी, एफिनिटी टाइम क्या था, रिटेंशन टाइम क्या था। इस तरह से हम मेजरमेंट कर लेते हैं डिटेक्टर में। जनरली ये जो डिटेक्टर होता है ये डिटेक्टर क्या डिटेक्ट करता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शंस या इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस डिटेक्ट करता है और हमें डाटा मिल जाता है हमारे सिस्टम के अंदर। तो कुछ इस तरह से इसकी प्रोसीजर रहती है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की।
इसके बाद में बात करें कि ये जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी रहती है इसके क्या एप्लीकेशंस होते हैं। तो एप्लीकेशंस इसके ये होते हैं कि ये इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन तो ये होता है कि ये लगभग सभी चार्ज पार्टिकल्स के साथ डील करती है। जैसे अमीनो एसिड्स जो होते हैं, प्रोटीन्स जो होते हैं, अमीनो एसिड वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज मोलिक्यूल्स होते हैं, उनके या चार्ज आयंस होते हैं, उनके जो डिटेक्शन या एनालिसिस में इस टेक्निक्स का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद में जो ब्लड सैंपल्स होते हैं, ब्लड के अंदर जो आयंस मौजूद होते हैं, उन आयंस के एनालिसिस में आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का बहुत योगदान रहता है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में इसका जो यूज़ किया जाता है, एक यूज़ इसका सबसे बेस्ट यूज़ ये रहता है कि जो वाटर का जो प्यूरिफिकेशन होता है, वाटर में जनरली आयंस मौजूद होते हैं, इम्प्योरिटीज़ के थ्रू मौजूद होते हैं, कुछ ऐसे हैवी मेटल्स रहते हैं जो हार्मफुल रहते हैं ह्यूमंस के लिए, प्लांट्स के लिए, इरिगेशंस के लिए, तो उनके डिटेक्शन के लिए आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऐसी होती है जिनमें कुछ कैरियर्स ऐसे होते हैं जो कि आयंस को मूव करते हैं, आयंस को माइग्रेट करवाते हैं। तो उन कैरियर्स का पता लगाने के लिए, उन आयंस का पता लगाने के लिए हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर। उसके बाद में कुछ रॉक ऐसे रहते हैं, कुछ भूमि से, कुछ सॉइल से हमें कुछ ऐसे सैंपल्स मिलते हैं जिनके अंदर कुछ ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ट्रेस आयंस होते हैं, तो उनके एनालिसिस करने में भी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। इसके बाद में बात करें कि इसके क्या एडवांटेज होते हैं, तो इसके एडवांटेज की अगर हम बात करें तो लगभग सारे आयंस, जितने भी आयंस का हम डिटेक्शन करते हैं वो हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद में इनऑर्गेनिक आयंस का भी डिटेक्शन हम इसके थ्रू कर सकते हैं, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। क्योंकि जनरली जो हमने अभी तक 5 तरह की क्रोमेटोग्राफी पढ़ी थी, वो जो जनरली डील करती है, वो जनरली डील करती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ में। मतलब ज़्यादातर उनमें जो डिटेक्शन किया जाता है या एनालिसिस किया जाता है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एनालिसिस किया जाता है। लेकिन ये जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है ये इनऑर्गेनिक आयंस के डिटेक्शंस के लिए भी बेस्ट होती है। इसके बाद में इसकी हम बात करें तो इसमें हर तरह के चार्ज पार्टिकल, जितने भी तरह के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उन सारे पार्टिकल्स का एनालिसिस बिल्कुल बेहतर ढंग से, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में हम कर सकते हैं। साथ ही में इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, क्योंकि हर क्रोमेटोग्राफी के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं, हर स्टेप्स के या हर टेक्निक्स के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं। तो सबसे बड़ा लिमिटेशंस तो इसका ये होता है कि ये सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स के साथ डील करती है, सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स का इसमें एनालिसिस हम कर सकते हैं। दूसरा इसका जो लिमिटेशंस या ड्रॉबैक रहता है वो ये रहता है कि इसमें बफर सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट हमें लगती है। तो ये इसके कुछ लिमिटेशन थे। तो ये थी हमारी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो मुझे उम्मीद है कि इसका प्रिंसिपल आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। इसका अगर आपने प्रिंसिपल समझ लिया तो फिर इसे समझना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये लगभग HPLC के जैसी ही है। बस इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है इसकी जो स्टेशनरी फेस होती है और इसका जो प्रिंसिपल होता है उनमें, बाकी इनका इंस्ट्रूमेंटेशन लगभग सेम होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो लेक्चर से ये जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है ये बहुत अच्छे बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, अगर आपको इस वीडियो लेक्चर से कुछ हेल्प मिली हो, तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।